हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सरेट फिजिक्स बाय हरी सर। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुबह बज रहे हैं 9:30 और अभी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। माहौल इन द सेंस कि काफ़ी शोरगुल नहीं है और डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जनरली बहुत कम ऐसा टाइम मिल पाता है कि डिस्टर्बेंस बहुत कम हो, अदरवाइज यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। खैर चलिए, अभी हमको जो अच्छा टाइम मिल गया है हम उस टाइम में इस वीडियो को शूट कर देते हैं। आज है 23 ऑफ अक्टूबर 2024 और ये हमारा 16 लेक्चर आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट में, जिसमें हम आज बेसिकली बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एरर एनालिसिस। और यहाँ पे आपका डायमेंशन का पार्ट खत्म हो चुका है। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा और आपने इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। तो बच्चों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि ये एरर एनालिसिस में ये एरर क्या होता है, या एरर एनालिसिस बोल सकते हैं, या इसका आप दूसरा नाम ले सकते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चे? एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट। अब ये एरर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट या एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि कितने तरीके के एरर ऑफ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में जो एरर होती है कितने तरीके की होती है। तो उससे पहले आप ये समझिए कि एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। जैसे कि बेसिकली बोलचाल में हम कहते नहीं है कि अरे यार हमसे ये त्रुटि हो गई, ये एरर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एरर का जो यहां पे सेंस है वो है मेजरमेंट से रिलेटेड। अगर आप किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं और आपसे कोई भूल हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, या आपकी रीडिंग सही नहीं आती, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अब आपको बहुत ध्यान से यहां समझना है कुछ टर्म्स को। जैसे यहां पे सबसे एक पहली वैल्यू आती है ट्रू वैल्यू। क्या आती है बच्चे? ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू क्या होती है समझते हैं। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम क्या है बच्चे? ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम है एवरेज वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हो, एवरेज वैल्यू हो, मीन वैल्यू है, ये होता क्या है? मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक रॉड, ये एक मार्कर है, व्हाइट मार्कर है। मैंने क्या किया है, इसकी लेंथ की ट्रू वैल्यू मुझे पता है, मतलब इसकी लेंथ की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, मतलब इसको कहीं मेजर किया हो गया, कहीं मेजरमेंट किया गया होगा, और इसकी मेजरमेंट को हमें बता दिया गया कि भैया हमने इसको लेबोरेटरी में कहीं से मेजरमेंट करवाया, और इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर, या मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। इसकी ट्रू वैल्यू मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू को हम और किस नाम से जानेंगे? स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू। अब स्टैंडर्ड वैल्यू कहां से आती है, कहां से नहीं आती है, सब डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बेटा, इसका मतलब हमने कहीं, जब ये हमने मार्कर खरीदा तो हमने मार्कर वाले से पूछ लिया था, दुकान वाले से पूछ लिया, बेटा भैया ये बताइए कि इसकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है, या इसकी ट्रू लेंथ कितनी है। तो उसने बता दिया भैया इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है, जो हमने लेबोरेटरी में करवाया था, तो उन्होंने बताया था कि 7.5 है। कितनी है? 7.5। मतलब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं इस मार्कर को लेकर आया अपने घर, या अपने फिजिक्स के लैब गया, मैंने मीटर स्केल ली, और मीटर स्केल से मैंने इसका मेजरमेंट किया। मान लो मैंने इसका मेजरमेंट, इसकी लेंथ का मेजरमेंट किया, और इसकी लेंथ का जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 7.3। कितना आ रहा है? 7.3 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो मेजरमेंट किया उसको बोलते हैं मेजर वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू। ठीक है बच्चे, ये मेजर वैल्यू क्या होती है? जो आपने मेजरमेंट किया। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? जो पहले से ही आपको पता थी, जिसे हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, और मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो आपने जब मार्कर खरीद के लेकर आए तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता थी कि 7.5 सेंटीमीटर है। फिर जब आपने अपने फिजिक्स लैब गए और आपने मीटर स्केल से जब मेजर किया, तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 7.3 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है? गड़बड़ी। और ये गड़बड़ी क्या है? एरर। इसी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो बेटा एरर कितनी हुई? ट्रू वैल्यू तो 7.5 थी, लेकिन आपने जब मेजर किया तो आ रही है 7.3। तो कितना एरर आ गया? तो एरर कैसे निकालेंगे? एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। बोलो है कि नहीं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू जो आपने मेजरमेंट किया। तो ट्रू वैल्यू कितनी थी? 7.5 थी, माइनस 7.3 कितना आ गया? 0.2। इसका मतलब इसमें एरर कितना आ गया? 0.2 का एरर आ गया। इसी को बोलते हैं इस मेजरमेंट का एरर। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट में इतनी एरर आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली एरर ऑफ मेजरमेंट ने आपको यह पढ़ना है कि जब आप किसी भी वैल्यू को मेजर करते हो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो कितनी गलतियां आती हैं, कितनी मेजरमेंट में गलतियां होती हैं, उसी को बोलते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। अब बात ही होती है कि सर कितने तरह की एरर हो सकती है, किस किस तरह की एरर आ सकती है। तो अब यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर। अभी तो उसको बहुत पढ़ना है, अभी तो उसको बहुत पढ़ना है, ये मान के चलिए 2 से 3 लेक्चर तो अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एरर एनालिसिस ही पढ़ना है, जिसमें हमको सब कुछ पढ़ना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा, भरोसा रखना, विश्वास रखना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जब एरर हम पढ़ा देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि प्रिसीशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। घबराने की जरूरत नहीं, एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा और बहुत ही डेप्थ में क्लियर करेंगे, ठीक है? तो पहले समझिए एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। एरर मतलब हो गया कि आपने जो मेजर किया और अगर आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बराबर आ गया तब तो भैया इसमें कोई एरर नहीं है। और अगर आप मान लीजिए आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आया, और ये भी तो हो सकता है ना, अरे ये भी तो हो सकता है कि आपकी ये भी हो सकता है कि जो आपकी मेजरमेंट हुआ है वो 7.6 आ जाए या 7.7 आ जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट या तो 7.3 सेंटीमीटर आ गया या फिर 7.7 सेंटीमीटर आ सकता है। अब क्या किया जाए? अब इस केस में क्या करेंगे? वही कंडीशन, एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट। तो बताइए ट्रू वैल्यू कितनी थी? 7.5। बोली है कि नहीं? माइनस मीन वैल्यू तो कितनी आ गई? 7.7 आ गई जो आपने मेजर किया। तो कितना हो गया बच्चे? माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो गया। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब आपका जो एरर हो सकता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एरर क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कम आए, आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर पे कि वो किस तरह से प्रैक्टिकल को या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। तो यहां तक तो बात हो गई एरर ऑफ मेजरमेंट की। अब हम आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरह की एरर होती हैं और एक एक टाइप्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम और समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है। ठीक है बच्चे, बने रहिए। ये देखिए बेटा, एरर इन मेजरमेंट को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। एक आपका होगा सिस्टमैटिक एरर, एक क्या होगा बच्चे? सिस्टमैटिक एरर। दूसरा आपका होगा रैंडम एरर जिसको हम बोलते हैं चांस एरर। क्या बोलते हैं? चांस एरर। और तीसरा आपका होता है ग्रॉस एरर। क्या होता है बच्चे? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर अब एक ही करके समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। पहली बात तो सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर है जो जिसका कॉज अननोन होता है, हमें पता नहीं चल पाता कि ये एरर कब हो गई। तो पहली बात तो सिस्टमैटिक एरर का कॉज क्या होता है? अननोन, पता ही नहीं चल पाता। वजह क्या क्या हो सकती है सिस्टमैटिक एरर की? जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेशन नहीं कराया आपने इंस्ट्रूमेंट का, या आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए वो इंस्ट्रूमेंट का अलाइंगेशन अच्छा नहीं है, मतलब स्केल्स आपस में अलाइन नहीं है। जैसे कि जब आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो आपने देखा होगा कि स्क्रू गेज में या वर्नियर कैलिपर्स में, जैसे वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल होता है और मेन स्केल अगर 0 to 0 कॉन्साइड कर रहा है तब तो इसमें कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है, इसमें कोई भी सिस्टमैटिक एरर नहीं है, मतलब इसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। अगर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के लिए हम करते क्या है? जीरो करेक्शन या एंड करेक्शन करते हैं। तो हालांकि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा आराम से रिमूव हो सकता है। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इसको लेबोरेटरी भेज दीजिए कैलिब्रेशन के लिए, और कैलिब्रेशन होने के बाद भी अगर मान लीजिए एरर आ रही है तो हम जीरो करेक्शन लगाकर हम उसकी वैल्यू को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा रिमूव हो सकता है। समझ में आ रही है क्या? अच्छा दूसरा हो सकता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, मतलब जो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट कर रहा है
या जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको प्रोसीजर नहीं पता, उसको टेक्निक नहीं पता, इसे बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं बच्चे? लैक ऑफ नॉलेज। आपने बुक से छाप लिया कि हाँ 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 ऐसे करेंगे, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया करना क्या है। तो ये इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हो सकती हैं कि ये ऑब्जर्वर की नॉलेज पे डिपेंड करता है। जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है किसी रीडिंग को या किसी एक्सपेरिमेंट को जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। तो हमें पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली किस वजह से ये एरर आई है। हो सकता हो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ गई हो सकता हो बच्चा सही है लेकिन इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है, ये भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट सही है, बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है या जो स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है उसकी नॉलेज प्रॉपर नहीं है। तो करना क्या होगा? उस बच्चे को परफेक्शन बनना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के लिए। उसको प्रोसीजर पता होना चाहिए, उसको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तीसरा रीजन हो सकता है पर्सनल एरर। क्या हो सकता है? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब हो सकता है कि वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो सही से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें बताएं, अगर मैंने बोला कि इस मेरी हाइट को मेजर करना है, मान लो मेरी हाइट को मेजर करना है, तो ये मेरी हाइट को मेजर करना है, तो एक बच्चा इसको बिल्कुल ऐसे देखता है और एक बच्चा ऐसे देखता है और एक बच्चा ऐसे देखता है। तो जो बच्चा नीचे से देख रहा है उसका भी ऑब्जर्वेशन गलत है, जो बच्चा ऊपर से देख रहा है उसका भी ऑब्जर्वेशन गलत है, और जो बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है, अपनी आंखों को बिल्कुल स्ट्रेट लगा रहा है, देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है स्ट्रेट, तो उसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये पर्सनल एरर में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि ऑब्जर्वर किसी भी एक्सपेरिमेंट को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है तो ये पर्सनल एरर में काउंट हो सकता है। या हो सकती है उसकी कुछ आंखें खराब हो, है ना, ये भी हो सकता है कि इसकी एक आंख हो सकता है खराब हो, तो वो दूसरी आंख से देखेगा तो भी एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये पर्सनल एरर में आ सकता है, ये अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कोई बच्चा है जिसके हाथ काफी वाइब्रेट करता है, काफी शेक करता है, वाइब्रेट करता है, तो ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो ना तो इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम होगी और ना ही आपकी कोई इम्परफेक्शन होगा। एक बच्चा जो हाथ इसका कांप रहा है, ऐसे डगमगा रहा है, उसका वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको सारा प्रोसीजर पता है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो थोड़ी ना थोड़ी एरर आ जाएगी। तो वो किस एरर में काउंट होगी? सिस्टमैटिक एरर में वो काउंट होगी, ठीक है बच्चे। फोर्थ हो सकता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी एरर आ सकता है। एक्सटर्नल कॉज की वजह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक कोई एक्सटर्नल कॉज हो गया, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया, या मान लीजिए बहुत तेज हवा चल गई, बहुत तेज हवा चल गई। आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कमरे में अपने लैब में बैठकर सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक से आंधी आ गई, है ना, तो थोड़ा सा अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो भी क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये कॉज अननोन होता है कि पता नहीं चल पाता कि सिस्टमैटिक एरर हुआ किस वजह से है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर। कभी कभी भूकंप आ जाता है, मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट करने बैठे, अचानक अर्थक्वेक आ गया 3 सेकंड के लिए, तो वो ऑब्जर्वेशन ही चेंज हो जाएगा, वो रीडिंग चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और उसी रीडिंग को आपने अर्थक्वेक की ड्यूरेशन में लिया था, तो वो रीडिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, वो सिस्टमैटिक एरर में काउंट हो जाएगी। तो ये किस में आती है बेटा? एक्सटर्नल कॉज में आती है। और फिफ्थ आपका होता है लीस्ट काउंट एरर। फिफ्थ क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर। क्या होता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट भी अलग अलग होते हैं। अब ये लीस्ट काउंट होता क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा लीस्ट काउंट क्या होता है, और लीस्ट काउंट से पहले मैं आपको बताऊंगा पिच क्या होता है। तो इस लीस्ट काउंट को और पिच को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, इसको मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की पिच क्या होती है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आप इतना समझिए, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एनी इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा से छोटा मेजरमेंट ले सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे एक मीटर स्केल है, तो एक मीटर स्केल छोटी से छोटी कितना मेजरमेंट ले सकती है? एमएम में 1 mm, 1 mm का मेजरमेंट ले सकती है मीटर स्केल। तो इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हुआ? mm, 1 mm हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपका वर्नियर कैलिपर्स था, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता था? 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मिनिमम टू मिनिमम 0.1 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है, या 1/10 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है। इसी तरह से स्क्रू गेज होता है और स्पैरोमीटर होता है। तो स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है, या 0.001 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब स्क्रू गेज या स्पैरोमीटर मिनिमम कितनी रीडिंग ले सकते हैं? 0.01 mm तक की रीडिंग वो ले सकते हैं। याद रखिएगा, बात समझ आ रही है? बहुत ही बढ़िया। और इसी लीस्ट काउंट का एक दूसरा नाम भी है प्रिसीजन। क्या है बच्चे? प्रिसीजन।
प्रिसीजन, प्रिसीजन। अब ये प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है, मैं एरर एनालिसिस के बाद में बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो लीस्ट काउंट बस समझ लो कि लीस्ट काउंट एक ऐसा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एनी इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। जैसे कि एक घड़ी है, वॉल वॉच है, वो मिनिमम कितना मेजरमेंट बता सकती है, मिनिमम कितना टाइम बता सकती है, 1 सेकंड ना। क्या 1 सेकंड से कम बता सकती है? नहीं, 1 सेकंड से कम नहीं बता सकती, 1 सेकंड बता सकती है। तो इस वॉल वॉच का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेकंड होगा। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो आ गई सिस्टमैटिक एरर जिसका कॉज अननोन होता है। हम इसको कभी कभी रिमूव भी कर सकते हैं और कभी कभी रिमूव नहीं कर सकते। भाई हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम इसका कैलिब्रेशन करा सकते हैं। हमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज में अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है और अगर इसका जीरो मतलब वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल जीरो से कॉइंसाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। तो हम क्या करते हैं, इसको सही थोड़ी करा पाएंगे। हाँ, हम एंड करेक्शन लगा देंगे, जीरो एरर अप्लाई कर देंगे, तो जिससे हमारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है ना। और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निकल प्रोसीजर का भाई कैसे कर सकते हैं हम? इसको तब कर पाएंगे जब एक इंडिविजुअल या एक ऑब्जर्वर का प्रोसीजर अच्छा होगा, वो उसको नॉलेज होगी एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। उसको जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा एक्सपेरिमेंट से, अच्छा ये कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम इसको ओवरकम कर सकते हैं बाय द रिपीट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी ऑब्जर्वर जितनी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करेगा या जितनी ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप जिस एक्सपेरिमेंट का नॉलेज कर मतलब जिस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, जैसे सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट में आप ग्रेविटी निकालते हो, या आप किसी लेंथ की रॉड निकालते हो, या किसी कर्व सरफेस का रेडियस निकालते हो बाय द स्पैरोमीटर, तो आपको पता होना चाहिए ना स्पैरोमीटर क्या है, इसका पिच क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, हम रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, रेडियस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, ये सब चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप निकालेंगे। आपको कैसे कैसे स्पैरोमीटर को रखना है, आपको उसको वर्नियर कैलिपर्स को कैसे पकड़ना है, इसको कितना टाइट करना है, स्क्रू गेज को कितना पीछे से टाइट करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस वाली दिक्कत से दूर हो सकते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। और पर्सनल एरर भाई देखिए हमारे हाथ में नहीं है। कोई बच्चा जिसकी आंख खराब है या कोई बच्चा जिसका हाथ कपकपाता है, हम उसको थोड़ी ना ठीक कर सकते हैं, वो तो इसकी पर्सनल एरर है, हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज को भी हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सडन चेंज है। आंधी आ गई, तूफान आ गया, हमारे हाथ में थोड़ी नहीं है, या तो अर्थक्वेक आ गया कि हमारे हाथ में नहीं, हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। और लीस्ट काउंट एरर को भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसका मतलब इस सिस्टमैटिक एरर को हम भाई रिमूव नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में है नहीं। अब बात करते हैं रैंडम एरर, जिसका दूसरा नाम है चांस एरर। अब ये क्या होता है रैंडम एरर? पहली बात, इसका भी कॉज अननोन होता है, इसका भी कॉज अननोन होता है। अब देखिए, ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे थे, या मान लीजिए आप किसी भी मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, हाँ निकाल रहे थे, और मान लीजिए अचानक से वोल्टेज सप्लाई फ्लक्चुएट कर गई, आपका एक्सपेरिमेंट तो खराब हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया। इसका मतलब जो सडन चेंज आते हैं, इसी क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी के बीच में कोई अनसडन चेंज हो गया जो अनप्रिडिक्टेबल था, जिसका हमने प्रिडिक्शन पहले से नहीं लगाया था, ये अनप्रिडिक्टेबल था, वो अचानक से हो गया। तो अचानक से क्या क्या हो सकता है, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है, प्रेशर में वेरिएशन आ सकता है, वोल्टेज सप्लाई चेंज हो सकती है, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, आप मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आप अपने लैब में विंडो के पास रखकर आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे कर रहे थे, और वहीं से ही एक फाइटर जेट निकला, वहीं से ही फाइटर जेट निकला, करके निकला। उससे क्या होगा, आपका जो विंडो होगा वो भी वाइब्रेट करेगा। अब वो वाइब्रेट करेगा तो वो किसको इफेक्ट करेगा, वो आपके सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन को इफेक्ट करेगा। अगर इसने इसको इफेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है ये मैकेनिकल वाइब्रेशन में आ गया। तो ये भी कैसा एरर होगा, रैंडम एरर, जिसको हम बोलते हैं चांस एरर बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो बेटा ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये प्रिडिक्शन इसका पहले से नहीं होता। अपने को पता था क्या कि यहां से अभी एयरक्राफ्ट गुजरेगा, अपने को पता थोड़ी नहीं था। अगर अपने को पता होता तो हम एक्सपेरिमेंट रोक देते, हम बाद में एक्सपेरिमेंट करते। तो हम एक्सपेरिमेंट करने के दौरान में ये सारी चीजें अनप्रिडिक्ट होती हैं कि ये पता नहीं चल पाता कि अचानक से हो गई। तो बेटा ये जो होती है रैंडम एरर या चांस एरर, हम इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं,
ये हमारा, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बेटा, लेकिन इसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। अब बात आती है इसको सर कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। देखिए, when the person repeat the same observation he may get different reading every time। जैसे इस एरर के होने की एक और वजह होती है। देखो, एक तो एरर होने की ये वजह होती है कि ये अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल वाइब्रेशन या वोल्टेज सप्लाई चेंज हो गई। और दूसरी सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चा है और किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, एक बच्चा है किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, मान लेते हैं एक बच्चा है, ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहा है, और हर बार जब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से, या मान लीजिए कि कोई बच्चा एक मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है, एक बच्चा किसी मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है बाय द मीटर विच, या मान लीजिए आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इजी वाला, ठीक है। जब आप सिंपल पेंडुलम का एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हर एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी रीडिंग अलग अलग आ रही है। एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम का और इसमें जी की वैल्यू आ रही है 9.7, फिर उसी बच्चे ने दोबारा वही बच्चे ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, अब आ रहा है 9.6, फिर उसी बच्चे ने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर आ रहा है 9.9, फिर बच्चे ने किया, आ रहा है 10। इसका मतलब जब जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तब तक उसी की ही रीडिंग अलग आ रही है, उसी की रीडिंग चेंज होती जा रही है, अलग अलग आ रही है। तो वो भी किस में काउंट होगा, वो भी काउंट होता है रैंडम एरर या चांस एरर में। ध्यान रखिएगा, होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऑब्जर्वेशन हर एक्सपेरिमेंट में चेंज हो जाता है, जिनकी रीडिंग हर एक्सपेरिमेंट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो एरर किस एरर में आ जाएगा, रैंडम एरर या चांस एरर में आ जाएगा। अब बात आती है सर क्या इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ बेटा, इसको तो मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे मिनिमाइज करेंगे, बहुत आसान ट्रिक। जैसे मान लो तुमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और तुमने ग्रेविटी निकाली, मतलब तुमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, लेंथ निकाला, इफेक्टिव लेंथ निकाला, और तुमने फॉर्मूले में पुट करके क्या निकाल दिया, ग्रेविटी जी की वैल्यू निकाल दी। एक रीडिंग आ गई G1, इसको लिख लो। फिर तुमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, लिख लो। 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, 10 बार करो। अगर किसी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो उसका हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद इसकी ऑब्जर्वेशन रीडिंग चेंज हो रही है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी एक्सपेरिमेंट को एक ही बच्चा 4 बार कर रहा है, तो आप 10 बार करिए, आप 10 बार करिए। और 10 बार करने के बाद आप 10 वैल्यू निकाल लेंगे, सबका मीन निकाल लीजिए, सबका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। जब आप सबका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं या आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रैंडम एरर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय रिपीटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय रिपीटिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और ढेर सारे एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही बच्चा अगर 10 बार करेगा और उसी रीडिंग को अगर वो मीन निकाल दे, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करता है और हर बार में उसका टाइम पीरियड अलग अलग आ रहा है। मान लीजिए टाइम पीरियड की 10 रीडिंग आ गई, टाइम पीरियड की रीडिंग आ गई 10 आ गई, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। अब बच्चा क्या करे, सबको ऐड कर दे, सारी वैल्यूज को ऐड कर दे, सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे। जैसे ही ये करेगा ना, उसकी जो रीडिंग होगी वो परफेक्ट हो जाएगी। वो रीडिंग परफेक्ट हो जाएगी, मतलब वो रीडिंग कैसे हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। वो रीडिंग कैसे हो जाएगी मेरे बच्चे, एक्यूरेट हो जाएगी, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि सर किसी भी रीडिंग की या किसी भी ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ाएं। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाएंगे और सबका मीन निकाल देंगे तो वो रिजल्ट और वो जो आपने मेजर वैल्यू निकाली है वो एक्यूरेट होगी, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रैंडम एरर जो होती है कॉज तो अननोन होता है भाई, ये इसका तो कॉज अननोन होता है, लेकिन ये तो हमें पता है कि बच्चा बार बार क्या कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है, हमें ये नहीं पता चल पाता भाई। कुछ भी हो सकता है इसका रीजन कि बच्चा वो सही से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, या वो उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऑब्जर्वेशन करने में, या उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, गलती हो रही है। तो करने का ट्रिक ये है कि आप 10 बार किसी मेजर वैल्यू को निकालो और उसका मीन निकाल दो, मतलब उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दो। तो इससे हम रैंडम एरर को या चांस एरर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है ग्रॉस एरर। तीसरा क्या आता है बच्चे, ग्रॉस एरर। याद रखिए, जो ग्रॉस एरर होता है ये होता है ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, जिनको बड़े केयरलेस होते हैं, है ना, जिनको केयर नहीं होती कि भाई कोई अपरेटस पड़ा है, पड़े रहने दो, तोड़ दो, कर दो इसको। कभी एपरेटस, कोई भी एपरेटस, जैसे कि मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से स्क्रू के जैसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे पकड़ के मोड़ दिया,
तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े काफी केयरलेस होते हैं, और जब बच्चे केयरलेस हो जाते हैं ना तो वो किस एरर में आ जाता है, ग्रॉस एरर में आ जाता है, याद रखिएगा। तो अगर कोई बच्चा केयरलेस है तो वो किस एरर में आएगा, ग्रॉस एरर में आएगा। अच्छा, इसका भी कॉज क्या होता है ना, अननोन होता है। इसका भी कॉज क्या होता है, अननोन होता है। कैसे अननोन होता है, देखिए, नहीं इसका कॉज नोन होता है, इसका पता होता है ना कि बच्चे में गलती कहां है, बच्चा कहां गलती कर रहा है, हमें इसका कॉज पता होता है। तो रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सिटिंग प्रॉपर्ली, कोई बच्चा किसी एक्सपेरिमेंट में कोई मेजर वैल्यू की रीडिंग ले रहा है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बैठता नहीं है। प्रॉपर तरीके से बैठना है और बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आंखों को सीधे लेकर आपने करना है। एक बच्चा ऐसे रीडिंग ले रहा है, भाई रीडिंग ऐसे आ रही, ऐसे रीडिंग ले रहा है, या वो ऐसे रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। इसका मतलब अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठेगा, सिट करेगा, बैठेगा और तब जाके एक्सपेरिमेंटल का ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो बहुत ही बढ़िया रीडिंग ले सकता है। दूसरा, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, भाई कोई बच्चा रिकॉर्ड को कोई भी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करता है, बड़ा गलत रिकॉर्ड कर देता है। मान लो उसने लेंथ निकाला 4.3, रिकॉर्ड कर दिया 4.1। ऐसे बच्चे भी होते हैं, रीडिंग आ रही है 4.7, पता नहीं दिमाग कहां लगा था, 4.6 कर दिया। तो ये सारी गलतियां किस में आ जाती हैं, सारी गलतियां आती है ग्रॉस एरर के अंदर। इसका कॉज हमें पता होता है कि गलती कहां कर रहा है बच्चा। और तीसरा होता है यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में रॉन्ग वैल्यूज रख रहा है, कैलकुलेशन में रॉन्ग वैल्यूज रख रहा है। जैसे मान लो कि टाइम सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में आपको ग्रेविटी निकालना है। जब आप ग्रेविटी निकालते हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, टी बराबर यूज करते हो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, या आप यूज करते हो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर डॉट एल अपॉन जी, और यहां से आप जी निकालते हो, क्या निकालते हो, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर निकालते हो। अब बच्चे ने क्या किया, टाइम पीरियड निकाला, लेंथ निकाला, लेंथ अपॉन टाइम पीरियड रख दिया, टाइम पीरियड का स्क्वायर नहीं किया बच्चे ने, सिर्फ टाइम पीरियड का मीन निकाल के यहां पे रख दिया और लेंथ का, इफेक्टिव लेंथ का मीन निकाल के रख दिया। तो यहां पे टाइम पीरियड का स्क्वायर भी करना है लेकिन बच्चे ने स्क्वायर नहीं किया, तो उसने यहां पे गलती कर दी, है ना, उसने यहां पे गलती कर दी। इसका मतलब टाइम पीरियड की जगह पे उसने, कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं, टाइम पीरियड का मीन आया, हमने उसको लेंथ में रख दिया, कभी कभी लेंथ का मीन आया तो उसको उन्होंने टाइम पीरियड में रख दिया। तो इनको जब ये वैल्यूज पुट करते हैं ना तो रॉन्ग जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन में, तो ऐसे बच्चे भी या ऐसे एरर भी किस में आएगा, ग्रॉस एरर में आ सकता है। अब बात आती है, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज ओनली व्हेन, ये देखो एरर तभी मिनिमाइज हो सकती है जब जो स्टूडेंट है या ऑब्जर्वर है सिंसियर हो, बहुत ही सिंसियर हो, और मेंटल अलर्ट हो, मेंटली बिल्कुल फिट हो और बहुत ही सिंसियर बच्चा हो, तभी इस तरह की एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ये एरर मिनिमाइज नहीं हो पाएगी। अगर केयरलेस बच्चा है, अगर केयरलेस ऑब्जर्वर है तो ये एरर मिनिमाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की देखिए 3 तरह की एरर मैंने आपको बता दी, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। होप सो कि आपको एरर समझ में आ गई होगी। ये 3 तरह की एरर आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, कैसे कैसे करना है। देखिए मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे और समझेंगे कि ये ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। बने रहिए बच्चे। चलिए बेटा, अब हम लोग देखेंगे, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे ये ट्रू वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ट्रू वैल्यू बेटा, इस ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम है एवरेज वैल्यू। ठीक है, और इसको जानते हैं मीन वैल्यू से, क्या बोलते हैं इसको, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। अब बात आती है ट्रू वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है। कभी कभी हमें ट्रू वैल्यू डायरेक्ट दिया जाता है एग्जाम में, कभी कभी आपके क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दी जाती है और कभी कभी एग्जाम में ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती। भाई जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपने एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया है और इसमें आपने क्या किया कि टाइम पीरियड निकाल लिया है। अब आपको ये नहीं पता कि इस जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इसकी ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड क्या है, आपको पता ही नहीं है, आपको दिया ही नहीं गया। अगर दिया गया होता तब तो बहुत ही अच्छी बात थी, और नहीं दिया गया है तब क्या करें, तब हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। हम फिर क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करके क्या करते हैं, पहला टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही बच्चा करेगा, दोबारा एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर टाइम पीरियड निकालेगा, फिर 30 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार निकालेगा और ढेर सारे बार सेम एक्सपेरिमेंट करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालेगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से डिवाइड कर देगा। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, ट्रू वैल्यू यहां से भी निकल सकती है।
ट्रू वैल्यू यहां से भी निकल सकती है, और इस ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा गया भाई एक सिंपल पेंडुलम है, जरा इस सिंपल पेंडुलम का हमें ट्रू वैल्यू निकाल के दिखाना। तो कहेंगे सर हमें ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, वो तो लैब से पता चलती है ट्रू वैल्यू, लेकिन लैब वाले ने आपको बताया ही नहीं है। तो आप क्या करो, आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। आप 5 बार एक्सपेरिमेंट करो। कितनी बार एक्सपेरिमेंट करो, 5 बार एक्सपेरिमेंट करो। मान लो आपने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया किसी सिंपल पेंडुलम का, और आपने टाइम पीरियड निकाला। तो जब पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें टाइम पीरियड आ रहा है, मान लेते हैं 2.3 सेकंड आ रहा है। दोबारा हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 2.2 आ रहा है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 2.2 आ रहा है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 2.3 आ रहा है, फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो 2.4 आ रहा है। तो हमने टोटल 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, और हमें हर एक एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रीडिंग मिली, और किसी में हमें सेम रीडिंग मिल गई, किसी में हमें सेम रीडिंग मिल गई। अब आप क्या करो, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है उससे डिवाइड कर दो। तो कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 से डिवाइड कर दो। अब इसको आप ऐड करो, देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 9, 11, 14, 14 का आपका हो गया 4 कैरी 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो हो गया 11.4 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे लिखो। अब इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या, सिंप्लीफाई करिए। 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, बचेगा 14, 1.4 बचेगा ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप चुपचाप लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहां पे। उसके बाद क्या करेंगे, आप लगाएंगे 2 टाइम्स जाएंगे, उसके बाद आप 8 टाइम्स चले आएंगे, तो 2.28 टाइम्स हो जाएगा। आप अप्रोक्सीमेट यहां तक लिख सकते हैं। भाई डिवाइड करना तो आपको आता ही है ना, आप डिवाइड तो कर लोगे आराम से, किस वो भी बताना पड़ेगा हमें। 5 से डिवाइड करो, 5 2 10 होता है 1.4, पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई, पॉइंट लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पॉइंट लगाएंगे तो फिर आपको यहां से हटा देना है। अब आप क्या करोगे, 5 2 10 बचा 4, अब यहां पे आप कर दो 40, ये हो जाएगा 2.28, कितना हो जाएगा 2.28। अब क्योंकि यहां पे पॉइंट के एक ही डिजिट तक है, तो हम पॉइंट के एक ही डिजिट तक लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज हम इसको राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं, और राउंडिंग ऑफ करना तो आपको आता ही है कि हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। अब एक बात मुझे बताइए, हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर नहीं आना है। आप सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आओगे तो फिर आप कहोगे सर यहां पे क्या होगा, यहां पे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर नहीं आना है, आप इसकी वैल्यूज को 2.28 और या इसको राउंडिंग ऑफ करके आप अप्रोक्सीमेटली 2.3 बोल सकते हो। ये 2.3 क्या निकल गया, सेकंड, ये आपका निकल गया ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट में या कभी कभी हमें किसी भी पैरामीटर की ट्रू वैल्यू नहीं पता होती, तो हम उसकी ट्रू वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। इजी है, समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो ट्रू वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आपकी चाहे किसी रॉड की लेंथ हो जाए, चाहे टाइम पीरियड हो जाए किसी सिंपल पेंडुलम का, या मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे बच्चे, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। देखिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से। एरर को एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एरर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको डेल्टा ए से डिनोट कर सकते हैं बच्चे। किसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा ए से डिनोट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब सुनिए क्या होता है, समझिएगा। अब एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर, और एरर क्या होती है, एरर ऑफ द मेजरमेंट बताया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई, जैसे पीछे आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली, मान लीजिए आपकी ट्रू वैल्यू आ गई, कुछ भी आ गई ट्रू वैल्यू, लेट इट बी कितनी आ गई, 2.3 सेकंड आ गई थी ट्रू वैल्यू किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की। आपने कहा कि आपने अपने दोस्त को दे दिया, चलो एक्सपेरिमेंट करो, फटाफट से बताओ तुम्हारी मेजर वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब तुम्हारे दोस्त ने एक्सपेरिमेंट किया, तुमने तो कर लिया, तुमने जैसे मैंने तो कर लिया, मैंने इसकी ट्रू वैल्यू निकाली, 2.3 सेकंड आ गई, ठीक है। मैंने अब उस एक्सपेरिमेंट को अपने दोस्त को दे दिया कि चलो अब तुम फटाफट से निकालो। तो उसने उस टाइम पीरियड को निकाला 5 बार, 5 बार उसने भी एक्सपेरिमेंट किया, और 5 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने सबका मीन निकाल लिया। तो वो ट्रू वैल्यू थोड़ी हो जाएगी, वो तो मेजर वैल्यू हो जाएगी। अब तो वो मेजर कर रहा है ना, तो ट्रू वैल्यू तो हमने निकाली, अब हमने उसको दे दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो अब वो क्या करेगा, मेजर करेगा। तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, मेजरिंग वैल्यू हो जाएगी। तो उसके लिए मेजरिंग वैल्यू मान लेते हैं कितनी आ गई है, 2.2 सेकंड आ गई। हम बोलेंगे अच्छा
ट्रू वैल्यू तो 2.3 आ रही है और तुम्हारी मेजरिंग वैल्यू 2.2 आ रही है। इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो तुम। मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है कि 2.3 सेकंड आ रही है, लेकिन उस बच्चे ने या उस ऑब्जर्वर ने जो भी मेजरमेंट किया है, जो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान या उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो मेजर वैल्यू आ रही है वो 2.2 आ रही है। इसका मतलब एरर कितना हुआ? इसका मतलब एरर कितना हुआ? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.3। मेजर वैल्यू कितनी है? 2.2। इसका मतलब 0.1 का एरर आ गया। तो यह भी हो सकता है कि इसकी मेजरिंग वैल्यू 2.2 भी हो सकती है या फिर 2.4 भी हो सकती है। भाई ट्रू वैल्यू से आगे भी आ सकती है, ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो वो किस में आ जाएगी? एरर में आ जाएगी। तो एरर प्लस भी होता है, माइनस भी हो सकता है। याद रखना, एरर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी को ही बोलते हैं बच्चे हम एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसी को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। बताइए कितना आसान तरीके से आपने कर लिया और होप सो कि आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉपी कर दें, समझ में आ गया। हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। और ये इंडिविजुअल रीडिंग का निकलता है, याद रखिएगा। ये किसका निकलता है? इंडिविजुअल रीडिंग। ये इंडिविजुअल रीडिंग का निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत बताएंगे। समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हम ये मान के चलते हैं कि हमने स्क्रू गेज की मदद से किसी भी बॉब का हमने डायमीटर फाइंड आउट किया है। किसी बॉब का हमने डायमीटर फाइंड आउट किया है और इस बॉब का डायमीटर की ट्रू वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। हमें पहले से ही पता है। तो हम ये जानते हैं कि डायमीटर, आप ऐसे लिखिए, ट्रू वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ बॉब। कोई भी बॉब है उसकी डायमीटर की ट्रू वैल्यू आपको मान लीजिए पता है, ये है 2.3 मिलीमीटर। कितनी है? 2.3 मिलीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमसे कहा गया भैया इसका वर्नियर स्क्रू गेज की हेल्प से इसका एक्सपेरिमेंट करिए। स्क्रू गेज की हेल्प से, जरा 2 मिनट रुकिए बच्चे। ठीक है बेटा, तो ट्रू वैल्यू ऑफ अ डायमीटर ऑफ बॉब, कोई भी हमारे पास बॉब है उसके डायमीटर की ट्रू वैल्यू हमारे पास 2.3 mm है। हम इसको किसी एक सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको डिनोट कर लिया है कैपिटल डी के सिंबल से। किसे डिनोट कर दिया? कैपिटल डी के सिंबल से। और कैपिटल डी को हमने यहाँ पे मान लिया है ट्रू वैल्यू। ठीक है जी। अब आपसे कहा गया लो थामो बॉब और बॉब का जरा डायमीटर निकालो स्क्रू गेज के हेल्प से। तो मैंने क्या किया? मैंने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया। मैंने स्क्रू गेज का 5 बार एक्सपेरिमेंट किया और बॉब को इंसर्ट करके, मतलब उस स्क्रू गेज के जॉस के बीच में बॉब को इंसर्ट करके मैंने डायमीटर फाइंड आउट किया 5 बार। तो आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो डायमीटर की वैल्यू आ गई D1। मान लेते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसे हम मेजर वैल्यू बोलते हैं। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? मेजर वैल्यू लिखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है बच्चे? तो हमने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमने मेजर वैल्यू निकाली जिसका डायमीटर बॉब का D1 निकाला और ये आ गया मान लीजिए 2.2 mm आ गया। कितना आ गया? 2.2 mm आ गया। बहुत अच्छी बात है। हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया और फिर से हमने डायमीटर निकाला तो इस बार हमारे एक्सपेरिमेंट में डायमीटर आ गया 2.3 mm आ गया। कितना आ गया? 2.3 आ गया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट एक बार और हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमने अब जब इस एक्सपेरिमेंट किया तो हमारी ये वैल्यू आ रही है 2.4 mm आ गई डायमीटर ऑफ द बॉब तीसरे एक्सपेरिमेंट में। फिर हमने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया तो ये आ रहा है 2.2 mm। फिर हमने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया तो आ गया 2.1 mm। इसका मतलब हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया। ट्रू वैल्यू हमें पहले से पता थी और हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया और 5 बार एक्सपेरिमेंट करके सेम एक्सपेरिमेंट को सेम ऑब्जर्वर करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारी डायमीटर आ गया D1, D2, D3, D4, D5। कोई समस्या नहीं है। इन सारी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? मेजर वैल्यू। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? मेजर वैल्यू। उसको बोलते हैं मेजर वैल्यू D1, D2, D3, D4, D5। अब हम बाप से पूछना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट D1, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट D2, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट D3 एंड व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट D4 एंड D5। अब आपको निकालना है एरर इन मेजरमेंट्स। कितनी बार मेजरमेंट किया है आपने? 5 बार मेजरमेंट किया है तो आपके पास कितनी एरर आएंगी? 5 तो एरर आएंगी ना। 5 बार मेजरमेंट किया है तो 5 एरर आएंगी।
तो अब हम निकालने जा रहे हैं एरर इन मेजरमेंट। क्या निकालने जा रहे हैं मेरे बच्चे? एरर इन मेजरमेंट निकालने जा रहे हैं। जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं जब हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो पहली बार एक्सपेरिमेंट करने से हमारी जो वैल्यूज आ गई 2.2 mm आ गई, इसी को बोलते हैं मेजर वैल्यू। लेकिन ये जो 2.2 mm आ गई है तो हमारे मेजर में कोई एरर है? देखते हैं। तो हम इस एरर को बोलते हैं D1। क्या बोलते हैं? D1। D1 मतलब हो गया एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। देखो 1 मतलब क्या होता है? पहला मेजरमेंट था, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मेजरमेंट, चौथा मेजरमेंट और पांचवा मेजरमेंट। तो हमने टोटल कितनी बार मेजरमेंट किया? 5 बार मेजरमेंट किया। तो पहली बार के मेजरमेंट में हमारी कितनी एरर आई? हम कैसे निकालेंगे बच्चे? ट्रू वैल्यू लेंगे और माइनस हम मेजर वैल्यू लेंगे। मेजर वैल्यू कितनी है? D1। कितना आसान है, बोलो क्लियर है? चलो बताओ, D में से D1 माइनस करो। D कितना है? 2.3 माइनस D1 कितना है? 2.2। 2.3 में से 2.2 माइनस करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 0.1 आ जाएगा। इसका मतलब पहले मेजरमेंट में या पहले ऑब्जर्वेशन में हमारी एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है? 0.1। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 1। ठीक है ना? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। फर्स्ट मेजरमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? प्यारी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन मेजर फर्स्ट मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं कि दूसरे मेजरमेंट में हमारी कितनी एरर आई है। चलिए देखते हैं। दूसरे मेजरमेंट में एरर को मान लेते हैं D2। तो ये कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी? D और मेजर वैल्यू कितनी थी? D2। बताओ D कितना है? 2.3। D2 कितना है बच्चे? 2.3। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरी बार एक्सपेरिमेंट में हमारी कोई भी एरर नहीं आई। 2.3 माइनस 2.3 कितना हो गया? 0 हो गया। बताओ क्लियर है? तो ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट। ये सेकंड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकल गया। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आप निकालोगे D3। D3 कैसे निकालेंगे? ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। तीसरे मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस D3। D3 क्या है? मेजर वैल्यू। अब D में से D3 माइनस करो। D कितना है? 2.3 माइनस D3 कितना है? 2.4। बहुत ही बढ़िया। 2.3 में से 2.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 0.1 आ जाएगा। बोलो अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। कितना आसान है। तो दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट। पहला मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मेजरमेंट, चौथा और पांचवा। अब चौथा क्या होगा? D4 मान लेते हैं। D4 कैसे निकालेंगे? D माइनस D4। D क्या है? ट्रू वैल्यू कितनी है बच्चे? 2.3 माइनस D4 कितना है? 2.2। 2.3 में से 2.2 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल गई? ये आपकी निकल गई एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ मेजरमेंट। चौथे मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर या चौथे एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकल गई। इसी तरह से आप निकाल लीजिए D5। कैसे निकालेंगे? D माइनस D5। D कितना है? 2.3 माइनस D5 कितना है? 2.1। इसमें कितना निकल जाएगा? 0.2 निकल जाएगा। ये आपको जो फाइंड आउट हुई है, जो आपने निकाला है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स बोलते हैं। तो देखो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो नोट करके जरूर से लिखना कि एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कितनी बढ़िया तरीके से आपने बताया। होप सो कि आपको समझ में तो आ गया होगा। अच्छा, इससे पहले वाले में आप सोच रहे होंगे ना कि सर आपने वहां पे एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट किया था। आपकी मर्जी है, आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अब बात करते हैं, जब आपकी एब्सोल्यूट एरर्स निकल गई, अब यहां पे एक और टर्म आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है मेरे बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, डेल्टा स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा स्मॉल डी से। अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन मतलब ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकली है सबका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? डेल्टा डी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर कितनी है?
D1, तो इसका मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? मॉड, मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव में चेंज कर देते हैं। प्लस लगाओ, मॉड ऑफ D2 प्लस मॉड ऑफ D3 प्लस मॉड ऑफ D4 प्लस मॉड ऑफ D5। इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूं कितनी बार ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 कर दो। देखो जितनी भी तुम्हारी ये एब्सोल्यूट एरर निकली है ना, अगर इसमें अगर तुम्हारी कोई निगेटिव भी होगी ना, तो यहां पे जब वैल्यूज रखना तो प्लस में रखना। यहां पे सारी वैल्यूज को किसमें रखना है? प्लस में रखना है, प्लस में रखना है, प्लस में रखना है। जो प्लस है तो वो ऑलरेडी प्लस होगी, लेकिन अगर जो माइनस है ना उसको भी प्लस में कर देंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए बताइए, डेल्टा D1 कितना है? 0.1 प्लस डेल्टा D2 कितना है? 0। D3 कितना है? माइनस है ना तो उसको प्लस में कर देंगे, तो हमने 0.1 कर दिया। D4 कितना है बताइए? 0.1। फिर D5 कितना है? 0.2। डिवाइड का साइन लगाएंगे और लगा देंगे 5। बताइए, अब आप इसको ऐड करिए, 0.1 0.1 0.1 0.2, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 आ गया। मेरे बच्चे सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? 0.1 आ गया। ये 0.1 क्या निकला है? ये निकला है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकला है मेरे बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब ये वाली एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ये वाली एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो रही है बात? अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। इसका मतलब आपको एक डायमीटर, किसी भी बॉब का डायमीटर की ट्रू वैल्यू दी गई थी 2.3। इसको हमने DCD नोट किया था। फिर आपने क्या निकाला? एब्सोल्यूट एरर्स निकाल, इस आपने क्या निकाला? मेजर वैल्यू निकाली। मेजर वैल्यू निकालने के बाद आपने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकाले। फिर एब्सोल्यूट एरर्स का आपने क्या कर दिया? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। तो अब जो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एक्चुअल वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद रखिएगा, एक्चुअल वैल्यू बराबर होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस ऑलवेज कम इन पॉजिटिव। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? डायमीटर की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? डायमीटर की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 2.3 प्लस माइनस इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है? 0.1। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू 2.3 प्लस माइनस 1 होगी। इसका मतलब या तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 2.4 होगी या एक्चुअल वैल्यू 2.2 होगी। इसके मतलब ये हो गया कि डायमीटर ऑफ बॉब की जो वैल्यू आएगी वो 2.2 से 2.4 के बीच में लाई कर सकती है। किसके बीच में लाई कर सकती है? 2.2 से 2.4 के बीच में लाई कर सकती है। इसका मतलब एक बार हम 2.3 प्लस 0.1 लेंगे तो 2.4 आ जाएगा। फिर दूसरी बार हम 2.3 माइनस 0.1 लेंगे तो 2.2 आ जाएगा। इसका मतलब जो डायमीटर की एक्चुअल वैल्यू है वो 2.2 भी हो सकती है, 2.4 भी हो सकती है। 2.2 भी हो सकती है, 2.4 भी हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि डायमीटर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में लाई कर सकती है। बात समझ में आ रही है? अगर 2.2 से 2.4 के बीच में लाई कर सकती है तो इसमें कितना एरर है? इसमें एरर है 0.1 का एरर होगा। आपको समझ में आ गया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसी को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक फॉर्मूला क्या मिल गया? एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि यहां पे तो आपको ट्रू वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी, और कभी कभी क्या होता है कि ट्रू वैल्यू हमें नहीं दी जाती। और ट्रू वैल्यू अगर आपको नहीं दी जाएगी तब आप क्या करेंगे? ये जो आपका मेजर वैल्यू है, इस मेजर वैल्यू का मीन निकाल देना। इस मेजर वैल्यू का मीन निकाल देना, वही मीन आपको क्या देगा? ट्रू वैल्यू देगा। तो उठा के यहां पे पुट कर देना। कितना आसान है, समझ में आ गया? इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, जिससे कि आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि ये ट्रू वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। एक बात जरूर से ध्यान रखना, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। ये एब्सोल्यूट एरर्स माइनस और प्लस हो सकते हैं। जब आप इनका मीन निकालोगे तो वो हमेशा प्लस आएंगे। जब आप इसका मीन निकालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? प्लस ही आएगा। ठीक है बच्चे? चलिए मैं आपको एक और करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको और बढ़िया तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी। बने रहिए बच्चे। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं, देखो फिर से मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना?
मान लो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, हमें वाटर दिया गया और इसका कहा गया कि इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं है। अगर आपको इसका ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो आप मुझे ये बताइए कि इसका मीन वैल्यू क्या होगी, फिर उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। कभी कभी आपसे मीन वैल्यू भी बोल सकता है या इसकी जगह पे बोल सकता है बताइए इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। आपसे ट्रू वैल्यू पूछ ली गई है, आपसे ट्रू वैल्यू पूछ ली गई है, तो या तो ट्रू वैल्यू बोलेगा या फिर मीन वैल्यू बोलेगा। और आपसे पूछा गया मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है। तो आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, आपने उस वाटर का एक्सपेरिमेंट किया टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर एक्सपेरिमेंट में देखिए वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। पहला एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यूज आ रही 1.29, दूसरे में आ रही 1.33, 1.34, 1.35, 1.32। तो अब आप करने के वाले बहुत ध्यान से देखने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चे। अब आपको सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू दी नहीं गई है, हमको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रू वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो ये आपने क्या निकाला, मेजर वैल्यू, ये किसे क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यू बोलते हैं, दी गई है ऑलरेडी। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट से मेजर वैल्यू कितनी निकली, म्यू1 कितना निकला बेटा, 1.29 निकला है। फिर निकला है म्यू2, दूसरे एक्सपेरिमेंट से निकला है 1.33, इसको हमने म्यू2 से डिनोट किया है। फिर हम निकालेंगे म्यू3, मतलब तीसरे एक्सपेरिमेंट से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.34। फिर म्यू4 बराबर कितना दिया गया है 1.35 एंड फाइनली म्यू5 आपको दिया गया है 1.32। ये आपकी क्या है, इसे बोलते हैं मेजर वैल्यूज। ये सब क्या है बच्चे, ये सब है मेजर वैल्यूज जो आपने मेजरमेंट किया, मेजर वैल्यूज। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ट्रू वैल्यू तो पता नहीं है, बस आपको 5 मेजर वैल्यूज पता है। तो मैंने कैसे बताया, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मेजर वैल्यूज का मीन निकाल दो, मेजर वैल्यूज का मीन निकाल दो। तो आप क्या लिखोगे, मीन ऑफ मेजर वैल्यूज, मेजर्स वैल्यू, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रू वैल्यू बोल सकते हो, या इसको और किस नाम से जानते हैं, मीन वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसको हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो उसको किसी भी नाम से आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मीन ऑफ मेजर वैल्यूज का मीन निकालो, 1 2 3 4 5। तो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 डिवाइडेड बाय कितनी बार ऑब्जर्वेशन किया है, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दो। अब तुम्हें भैया ऐड करना है, तो देखो 2 + 5 7, 7 4 11, 14, 14 और 9 कितना हो गया, 14 9 आपका हो गया, 14 और 9 आपका हो जाएगा 23, 23। तो 23 का 3 2 कैरी, 2 + 3 5, 8 11 14 14 16 का 6 1 कैरी, 2 3 4 5 6, ये हो गया 6.63। जब आप सबको ऊपर ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय कर देना 5। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6.63 को आप सिंप्लीफाई कर लो जरा 5 से, 5 वन 5 आ जाएगा, 1 कैरी 0.6 पॉइंट लगा देंगे, तो यहां से हटा देंगे पॉइंट। तो 5 3 हो जाएगा 15, इट कम्स आउट टू बी 13। ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 10 3, ये आ जाएगा आपका 6, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.326, 1.326 आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखो पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट कितना है, 2 2 2 2 2। तो आपको भी यहां पे पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट 2 ही लेकर तो आना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ करना आसान है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, 6, 5 से बड़ा है, इसको एक ऐड कर देते हैं ना, 6 को हटाकर इससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें ट्रू वैल्यू निकली इसे हम बोलते हैं म्यू, क्या बोलेंगे, म्यू। तो हमें निकल गया मीन वैल्यू, इसे बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 1.33 आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कितना बढ़िया तरीके से आपने निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जब तक हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल लेंगे तब तक हम मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए कि आपको यहां पे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितनी निकली है, 1.33 निकल आई। बोलो क्लियर है। अब हम निकालने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर्स, और एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद उसका मीन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, बने रहिए। देखिए अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो
इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर में हम निकालेंगे तो आप इसको मान लीजिए कि हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। किससे एज्यूम करें, क्योंकि म्यू1 से तो हमने ऑलरेडी मेजरमेंट को एज्यूम कर लिया है, तो आप इसको ए बी सी से एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ले लीजिए म्यू ए, तो म्यू ए क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो हम क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू कितनी है, म्यू1। इसी तरह से हम निकालेंगे म्यू बी मतलब हो गया एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू माइनस म्यू2। इसी तरह से म्यू सी निकाल देंगे, म्यू माइनस म्यू3। इसी तरह से म्यू डी निकालेंगे, म्यू माइनस म्यू4। इसी तरह से हम म्यू ई निकाल देंगे, म्यू माइनस म्यू5। कितना आसान है बच्चे, देखो अब आपको क्या करो, म्यू में से म्यू1 माइनस कर दो। म्यू कितना है 1.33 माइनस म्यू1, पहला ऑब्जर्वेशन कितना था 1.29, सो 1.29 करो, दोनों को माइनस करो। 1.33 में से 1.29 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 आ जाएगा कि नहीं, बताइए आ जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या करना है, म्यू में से म्यू2 माइनस करना है। म्यू कितना है 1.33 माइनस म्यू2 कितना है, सेकंड ऑब्जर्वेशन 1.33। इसका मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, 0.00 लिख दीजिए। कितना आसान है। इसी तरह से आप निकालिए थर्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। चलिए तो आप क्या निकालेंगे, 1.33 माइनस 1.34 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.01। यहां पे माइनस आ जाएगा ना, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो माइनस 0.01 आ गया। तो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट एरर्स आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन जब आप मीन निकालोगे तो सबको प्लस कर देना, सबको प्लस करके ऐड कर देना, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप क्या निकालोगे, म्यू माइनस म्यू4। तो म्यू कितना है 1.33 माइनस म्यू4 कितना है, चौथा ऑब्जर्वेशन 1.35। सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा माइनस 0.02। बोलो आ जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस करना आता है ना आप लोगों को। चलिए अब हम निकालेंगे हमारा फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट, पांचवें मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकाल दो फटाफट से। 1.33 माइनस आखिरी ऑब्जर्वेशन कितना था 1.32 था, बताइए इसको सिंप्लीफाई करिए कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये जो वैल्यूज आपने निकाली है ये सब क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। अब आपका दूसरा काम क्या है, अब आपका दूसरा काम है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। हमारा क्या काम है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। अब मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा म्यू से। किससे डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा म्यू। तो प्यारे बच्चे डेल्टा म्यू बराबर हो जाएगा म्यू ए प्लस म्यू बी प्लस म्यू सी प्लस म्यू डी प्लस म्यू ई। तो यही तो, इसी को तो बोलते हैं ना एब्सोल्यूट एरर्स। तो हम इस एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालेंगे, डिवाइडेड बाय कितनी बार ऑब्जर्वेशन किया, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। चलो लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पे जो एब्सोल्यूट एरर निकला वो सब किसमें निकालना, मॉड में। मॉड मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव होगी ना तो सबको किसमें कर देना, पॉजिटिव कर देना, ठीक है ना। तो म्यू ए देखो कितना आया था 0.04 आया था, प्लस म्यू बी कितना आया था 0.00 आया था, प्लस म्यू सी कितना आया था, माइनस आया तो उसको प्लस में चेंज कर दो, तो 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 5, सबको ऐड करो। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 4 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 8, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 5। कितना आसान है। तो भाई इसको तो ऐड करना आपको आता है ना, बस इसको आप फटाफट से आप ऐड कर लीजिए, इतने आसान। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, परेशान नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है ना, यहां से पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए मैं आपको यहां बताता हूं, इस तरह बताता हूं मैं आपको। देखिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। लिखा है 0.08 डिवाइडेड बाय 5। आपको पता है पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे फिर इधर शिफ्ट करेंगे, हमने दो प्लेस जब शिफ्ट करेंगे तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। तो हम इसको कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब बेटा एक बात बताइए, 10 टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका होगा 8/5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब 8/5 को सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, कितना आ जाएगा 1.6 आएगा, हाँ 1.6 आ जाएगा। तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2।
अब इसको ये 1.6 याद रखिएगा, अब इसको आप जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 0016, बताओ, और पॉइंट लग जाएगा यहां पे। कैसे लगा देखो, पहले पॉइंट यहां था ना, फिर हमने कितना शिफ्ट किया, हमें दो 10⁻⁻2 है ना, तो हमें दो प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, एक प्लेस दो प्लेस, तो हमने कितना शिफ्ट कर दिया, दो प्लेस शिफ्ट कर दिया। तो ये आपको क्या निकल आया, ये आपको निकल आया मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू। कितना निकल आया मेरे प्यारे बच्चे, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू निकल आया। तो इसका मतलब आपका सेकंड पार्ट निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.016, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हमें थर्ड निकालना है एक्चुअल वैल्यू या फाइनल वैल्यू। मैंने बताया आपको कि एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हम एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू बराबर होता है, देखिए, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्चुअल वैल्यू बराबर होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो कितना आसान है, ट्रू वैल्यू आपने निकाल ली ना, ट्रू वैल्यू कितनी निकली थी 1.33, तो ये हो गई 1.33 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.016, सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल वैल्यू, ये आपकी निकल गई एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे, तो प्लस करो तो कितना आ जाएगा 1.33 आ जाएगा, 0.016 आ जाएगा, तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये आ जाएगा 643.1। बेटा एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है, और दूसरा जब हम माइनस करेंगे तो ये 1.33 माइनस 0.016, माइनस करो तो यहां पे जीरो लगा दो, ठीक है ना, तो यहां से करोगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, दिस इज योर 3, ये आ जाएगा 1, सो 1.314। सो इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कि ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी वैल्यू हो सकती है। सो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1.314 से लेकर 1.346 के बीच में लाई कर सकती है। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, आप कोई भी मेजरमेंट लोगे तो वो कभी परफेक्ट नहीं होगा, 100% परफेक्ट कोई भी मेजरमेंट नहीं होता। मतलब आप किसी भी वैल्यू को मेजर कर रहे हो या कोई भी पैरामीटर मेजर कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू की बिल्कुल एक्यूरेट हो, ये जरूरी नहीं है। आप एक्यूरेसी और प्रिसीशन बढ़ा सकते हो। आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ाओगे, आप प्रिसीशन कैसे बढ़ाओगे? एक्यूरेसी आप कैसे बढ़ाओगे? बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से। जितने ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका एक्यूरेट होगा, वो ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब पहुंचेगा। आप प्रिसाइज कैसे बनाओगे अपने रिजल्ट को, अपने मेजरमेंट को प्रिसाइज कैसे बनाओगे? आप इंस्ट्रूमेंट की सहायता ले सकते हो। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, तो उस लीस्ट काउंट, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उससे रिजल्ट उतना ही प्रिसाइज मिलता है, उतना ही बढ़िया प्रिसिशन होता है। तो इसका मतलब हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू जो मेजर कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब तक तो ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर आ जाएं ये जरूरी नहीं है, और ये पॉसिबल हो नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बड़े से बड़ा ऑब्जर्वर भी होगा या कोई भी साइंटिस्ट भी होगा, वो भी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब तक जा सकता है, बिल्कुल बराबर लेकर आ जाए नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में लाई कर सकती है मेरे बच्चे, ठीक है ना, बात समझ आ गई? तो इस तरह से देखिए आपने कैसे ट्रू वैल्यू निकाली, कैसे मीन एब्सोल्यूट निकाला और कैसे एक्चुअल वैल्यू निकाली। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो अब यहां पे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि ये ट्रू वैल्यू क्या होती है, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी गई होती है तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, और अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है तो फिर आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, आप फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। जब आप इतनी चीजें निकाल लेंगे उसके बाद अब आप निकालेंगे रिलेटिव एरर, जिसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये रिलेटिव एरर क्या होता है और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। मेरे बच्चे बने रहिए। तो अब हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होता है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए फटाफट से, रिलेटिव एरर और इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इसे हम सिंबल से डिनोट करेंगे, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब अगर आप डायमीटर निकालना चाहें तो डी लिख दीजिएगा, अगर आप एरिया निकालना चाहें तो ए लिख दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो म्यू लिख दीजिएगा।
तो हम डेल्टा से ही फ्रैक्शनल एरर को डिनोट करने जा रहे हैं। हम इसे डेल्टा ए से चलो डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंबल यही रहेगा फ्रैक्शनल एरर का, याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज, पहली बात तो ये फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर किसी मेजरमेंट का होता है, याद रखिएगा। तो रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट is defined as the ratio of mean absolute error। देखिए इंक खत्म हो गया है, एक मिनट जरा मैं इसमें इंक उसको दे दूं। हाँ, रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। और इस ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? मीन वैल्यू। याद रखिएगा, उसको हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब बात आ गई है कि भाई ये रिलेटिव एरर क्या होता है, तो याद रखिएगा रिलेटिव एरर बराबर होगा ट्रू वैल्यू। ये लिखिए ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय, अरे बताइए क्या होता है? ट्रू वैल्यू इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर ना, तो ट्रू वैल्यू थोड़ा लगाएंगे, ऊपर मीन लगाएंगे ना, तो लिखिए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ये याद रखिएगा, यही आपका होता है फ्रैक्शनल एरर, जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्लियर है? तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम इसको कैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझें, तो देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको और बढ़िया तरीके से क्लियरिटी बन जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ की एक्चुअल वैल्यू दी गई है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, किसी भी रॉड के लेंथ ऑफ रॉड, किसी भी रॉड के लेंथ की एक्चुअल वैल्यू आपको दी गई है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर, ये दी गई है, एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू तो इसी में निकलती है ना, मतलब इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू और इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका फ्रैक्शनल एरर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसमें फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे? तो फ्रैक्शनल एरर बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, कितना है 0.1 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है 2, तो बस ये हो गया, खत्म। कितना आसान है कि नहीं इजी? तो आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आपको पता है, तो आप करिएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं। फिर आप इसको क्या करेंगे, 1/2 को करेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻1 और फिर आप इसको कर सकते हो 0.05। तो मेरे प्यारे बच्चे ये निकल गया फ्रैक्शनल एरर ऑफ दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट का फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। कैसे निकालेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू करके निकालेंगे। अच्छा, अगर आप कभी कभी आपसे पूछा जाता है परसेंटेज एरर क्या होता है, पूछा जाता है परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। तो परसेंटेज एरर है ना, तो उसको हमें परसेंट में चेंज करना होगा। तो कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर बराबर होता है फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो प्यारे बच्चे परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। कितना फ्रैक्शनल एरर है बताइए, क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, दिस इज व्हाट द परसेंटेज एरर। इसे क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे। अगर इसमें परसेंटेज एरर पूछ लिया तो इसमें आप क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसमें परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। तो परसेंटेज एरर से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 101%। तो प्यारे बच्चों देखो, आपने यहां पे अभी सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ी है, अभी तो मैंने न्यूमेरिकल्स कराया ही नहीं है मैंने आपको, अभी तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, पहले थ्योरी अच्छी तरह से हो जाएगी, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने थ्योरी कराई है, और थ्योरी के बीच में इसमें थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल जानना जरूरी है। तो आपको होप सो कि ये समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज एरर क्या है। परसेंटेज एरर बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर फ्रैक्शनल एरर बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आज आपने क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ये एरर क्या होता है, एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, आपने सीखा ये कितने तरह की एरर्स होती हैं, आपकी सिस्टमैटिक एरर होती है, रैंडम एरर होती है, ग्रॉस एरर होती है, सबको आपने समझा क्या क्या होती है और क्यों होती हैं।
इसके बाद आपने देखा कि ये ट्रू वैल्यू क्या होती है, जिसका हम दूसरा नाम जानते हैं मीन वैल्यू। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। अगर किसी मेजरमेंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पैरामीटर की ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, मीन करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपने सीखा कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, है ना। फिर आपने सीखा कि हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, फिर एक्चुअल मेजरमेंट कैसे निकालते हैं या एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर आपने ये सीखा कि फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर आपने निकाला कि ये परसेंटेज एरर क्या होता है और इसका फॉर्मूला आपने निकाला। होप सो कि यहां तक की तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहां पे एरर एनालिसिस का पार्ट 1, एरर एनालिसिस का पार्ट 1 खत्म होता है, याद रखिएगा। ये तो पार्ट 1 है। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा ऑपरेशन ऑन एरर। एरर में ऑपरेशन में एडिशन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, डिवीजन ऑफ एरर, सब बताऊंगा। थोड़ा बने रहिएगा बच्चे। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल ये एरर का पार्ट 1 खत्म होता है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करिए, हर एक पॉइंट को कॉपी करिए। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, तो बच्चे यहां पे हम आज की इस क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 1.25 घंटे की वीडियो बन चुकी है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आपके टीचर दे सकते हैं और जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वो कोचिंग के टीचर भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नीट, आईटी, जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस एरर एनालिसिस से तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो बच्चे बने रहिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन एरर। एरर पे ऑपरेशन, एडिशन ऑफ एरर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर एंड डिवीजन ऑफ एरर, हम लोग सब पढ़ेंगे। बच्चे बने रहिएगा, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।